माली साल 2025-26 का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे जबकि सेनेट का इजलास 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। विफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब मालियाती बिल ऐवान में पेश करेंगे। बजट पर बहस का आगाज 13 जून से होगा। मईशत मुस्बत समत में गामजन। हजम 372 अरब डॉलर से बढ़कर 411 अरब डॉलर तक पहुंच गया। जीडीपी के तनासुब से कर्जों की शरह में 3% कमी। अहम शुबे तरक्की रिकॉर्ड। मजमूई मुल्की पैदावार की शरह 2.7%। महंगाई में नुमायां कमी 4.6% पर आ गई। बरामदात में इजाफा। तरसीलात ज़र 30 जून तक 38 अरब डॉलर हो जाएंगी। करंट अकाउंट 1 अरब 90 करोड़ डॉलर सरप्लस। सनतों, खिदमत, तामीरात के शुबों में तरक्की। रवा माह साल की इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी। महासले इजाफे के लिए हुकूमती इक़दामात के मुस्बत नताइज। टैक्स टू जीडीपी 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर। जुलाई से मई के दौरान टैक्स महासिल में 26% इजाफा। इनकम टैक्स फाइलर्स 37 लाख से मुतजावज। हाई वैल्यू फाइलर्स 178% बढ़ गए। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स से 1,22,000 की सतह उबूर किया। हम मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए अमन कायम करना चाहते हैं। भारत जंग, झूठ और नफरतों के जरिए अवाम और खिते को तकसीम करना चाहता है। दुनिया में भारत के अलावा कोई मुल्क जंग की बात नहीं करता। पाकिस्तान का पैगाम अमन है जो सियासी, समाजी, सिफारती, मुआशी हर लिहाज से तगड़ा है। मोदी का पैगाम नफरत और जंग है। कश्मीर मसला तक़सीम हिंद का नामुकम्मल एजेंडा है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की लंदन मीडिया से बातचीत। बेहतरीन हज इंतज़ामात पर सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का एक्सीलेंसी अवार्ड पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान हज मिशन अवार्ड पाने वाले 7 मिशन में पहले नंबर पर आया। मशाइर में हुज्जाज की रिहाइश के लिए गैर मामूली सहूलियात फराहम की गई। 56% आज़मीन को पुराने मिना जबकि 44% को नए मिना में रिहाइश दी गई। वज़ीर बराए मज़हबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की मक्का से पोस्ट हज न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मालबरदार गाड़ियों में इजाफा हमारा अगला हदफ है। रेलवे स्टेशनों पर सफाई की जिम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी जा रही है। ट्रेनों की आउटसोर्सिंग में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। भारत ने पानी रोका तो ये इक़दाम ऐलान जंग तस्वुर होगा। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी की मोरान में मीडिया से गुफ्तगू। फलस्तीन और कश्मीर के मसाइल का वाहिद पायदार हल बामानी मुज़ाकरत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है। हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का दाई रहा है। तहज़ीबों के दरमियान मुकालमे ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी को फैसला करना होगा कि क्या हम बच्चों की लाशें उठाते रहेंगे या बातचीत से अमन का रास्ता चुनेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बैनुल तहज़ीब मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। जाली खबर की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मुतासर। भारत में सहाफती मयार गिरावट का शिकार। कौम परस्ती की उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेज़ी की जानिब धकेला। भारतीय चैनल्स ने पाक भारत जंग के दौरान जाली फुटेजेस और वीडियो गेम्स से फौज फतूहात की झूठी खबर नशर की। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे है। अरब टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट। अग्निवीर स्कीम नाकाम। भारतीय नौजवानों में मायूसी फैल गई। भारतीय फौज का अग्निवीर आकाशदीप सिंह ड्यूटी के दौरान गोली लगने से हलाक। लवाहिकीन का इंसाफ दो वरना राख नहीं बहाएंगे का नारा। इंडियन आर्मी में शॉर्ट टर्म भर्ती स्कीम इंसानी हकूक की पामाली। मरने वाले एहलकारों खुसूसन सिखों को मुकम्मल मराहत नहीं दी जाती। मोदी का तरक्की का बयानिया बेनकाब। 11 साल झूठे विकास के वादे।
मोदी के झूठों का पर्दा चाक करा है। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार दावा भी मुकम्मल तौर पर नाकाम। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात की दामद पर इंहिसार। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर राजीव बोड़ा ने मोदी के बयानी की धज्जियां उड़ा दी। मोदी राज में मुस्लिम शाख्त जुर्म। ईद कुर्बान पर भारत भर में गांव रक्षकों की दहशतगर्दी उरूज पर। हैदराबाद के इलाके जुलबली में जानवरों की बाक़ियात ले जाने वाली गाड़ी नजर आतिश। जय श्री राम के नारे लगाकर ड्राइवर पर हमला किया। कर्नाटका के शहर कमल नगर में गाय ज़िबा करने के इल्जाम पर एहतजाज। इलाके में खौफ हरास। मध्य प्रदेश में बच्चा ज़िबा करने के इल्जाम में 7 मुसलमान गिरफ्तार। मिथिला में ईदगाह के करीब गोश्त के टुकड़े मिलने पर हंगामा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रही थी। जनूबी पंजाब और सिंध के इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री तक पहुंच गया। डीजे खान, जैकबाबाद, नूरपुर थल 49, भकर, सरगोदा और सिटी में 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात। पाकिस्तान खवतीन टीम की साबिक कप्तान सना मीर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल। एजाज हासिल करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून क्रिकेटर। इंग्लैंड की सारा टेलर, ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू हेडन, जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला, ग्राहम स्मिथ, भारत के महेंद्र सिंह धोनी, न्यूजीलैंड के डैनियल विटोरी भी हॉल ऑफ फेम में शामिल। सना मीर ने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। हॉल ऑफ फेम मिलना पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की तारीख में अहम संग मील है। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की सना मीर को मुबारकबाद। एफसी एशियन कप 2027 क्वालिफायर्स। पाकिस्तान और म्यांमार आज यंगून में मुकाबला पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप ई में पाकिस्तान, शाम, म्यांमार और अफगानिस्तान शामिल। जर्मनी में एटीपी 250 स्टटगार्ट ओपन। जमहूरिया चेक के जरी लहका, जर्मनी के योलेनार्ड स्ट्रफ का फातहाना आगाज। अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा और फ्रांस के जिवानी एम्पतेशी पेरे रिकॉर्ड दूसरे मरहले में पहुंच गए। वर्ल्ड सर्फ लीग चैलेंजर सीरीज पहला स्टॉप न्यू कासल ऑस्ट्रेलिया में। पुर्तगाल की फ्रांसिस्का वेसिलिको और ऑस्ट्रेलिया के जैकब बेलकोकस ने ऑस्ट्रेलिया सर्फिस्ट के टाइटल जीत लिए। वेसिलिको ने मौजूद मकामी सर्वर सेली फर्टिस गब्स को मात दी। जैकब बेलकोकस ने फ्रांस के काउडी वासिट को हरा दिया। अल्काइन स्पेन में अरागॉन मोटर ग्रां प्री का टेस्ट सेशन। हिस्पानी रेसर मैवरिक वैनेल्स सबसे बरक रफ्तार रहे। वैनेल्स ने आखिरी लैप के आखिरी मिनट में लीडर हमवतन रेसर मार्क मार्कोइस को ओवरटेक करके ड्रामाई कामयाबी समेटी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। दोपहर 12 बजे के खबरनामे के साथ मैं हूं हुमा मलिक और मैं हूं शाहिद नसीम। अहम खबरें आपने मुलाहिज़ा की। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक का। बार-बार सच क्या है और फरेब क्या। सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम? सच के साथ इंसाफ
सच तो ये है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा टाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है वेलकम बैक नाज़रीन। वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। कौमी असम्बली का इजलास शाम 5 बजे शेड्यूल है, जबकि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब बजट पेश करेंगे। स्पीकर सरदार अय्याज साहब की जानिब से मंजूर शेड्यूल के मुताबिक 13 जून को कौमी असम्बली में वफाकी बजट पर बहस का आगाज होगा। कौमी असम्बली में मौजूद पार्लिमानी जमातों को कवायद ज़ाबित के मुताबिक बहस के लिए वक्त दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज साहब ने बजट सेशन 2025-26 से कबल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे तक किया है। सरदार अय्याज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। कमेटी कौमी असम्बली के बजट इजलास के इनेकाद की हिकमत अमली पर गौर करेगी और वफाकी बजट और दीगर मुतालिका पार्लिमानी उमूर पर बहस की मुद्दत का भी तयन किया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में वफाकी वज़रा सेनेटर आसम नज़ीर तारड़, राना तनवीर हुसैन, अताउल्लाह तारड़, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और खालिद मक्सी के अलावा दीगर अरकान कौमी असम्बली को शिरकत की दावत दी गई है। और सेनेट का बजट इजलास आज शाम 6 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इजलास का 8 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बजट इजलास का अहम तरीन एजेंडा पॉइंट वजीर खजाना की जानिब से मालियाती बिल 2025 की नकल पेश करना है। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए खजाना और महसूलात मालियाती बिल, इनकम टैक्स, दूसरा तरमीमी बिल 2025 से मुतल्लिक कायम कमेटी की रिपोर्ट पेश करेंगे। मालियाती बिल, इनकम टैक्स, दूसरा तरमीमी बिल 2025 कायमा कमेटी की तरफ से दी गई सिफारिशात पर गौर और उन्हें मंजूर किया जाएगा। चेयरमैन कायमा कमेटी बराए दाखिला और इंसदाद मुनशियात सेनेटर फैसल सलीम रहमान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल 2025 से मुतल्लिक कमेटी रिपोर्ट पेश करेंगे। सेनेटर फैसल सलीम रहमान प्राइस कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ऑफ प्रॉफिटिंग एंड होर्डिंग तरमीमी बिल 2024 से मुतल्लिक कायमा कमेटी की रिपोर्ट भी पेश करेंगे। नाज़रीन, विफाकी बजट के हवाले से बात करेंगे। 2025-26 का विफाकी बजट आज पेश किया जा रहा है और मुल्क भर में जिंदगी के हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले अफराद की नजरें इस बजट पर मरकूज हैं। हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट इस वक्त पार्लियामेंट हाउस में ही मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। हसन, बताइएगा कितना निकाती एजेंडा होगा इस इजलास का और अहम बजट आज पेश करने जा रही है हुकूमत, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, आज जो मौजूदा हुकूमत है वो अपना सेकंड जो है वो इक़्तिदार में आने के बाद सेकंड जो बजट जो है वो पेश करने जा रही है। आज शाम को जो है वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब जो है वो बजट कौमी असम्बली में पेश करेंगे। इसमें जो इसकी टोन है बजट की, वो एक दिन पहले इसका वो इशारा दे चुके हैं जब उन्होंने कहा था इकनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कि हमारा जो मकसद है वो इस इकनॉमिक रिकवरी को कंटिन्यू रखना है और इस पर बिल्ड अपॉन करना है टूवर्ड्स अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो इससे इस बजट की टोन जो है वो हमारे सामने आ चुकी है कि जो हुकूमत ने माली साल 23-24 से जो इकनॉमिक रिकवरी का जो सिलसिला शुरू किया था उसको 24-25 में जारी रखा और ऑनवर्ड्स अब चाहते हैं कि 2025-26 के अंदर भी जो है ये मजीद इसमें इस्तेहकाम आए, मजीद इकॉनमी मजबूत हो ताकि एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पाथ के ऊपर जो है वो मैशत को गामजन किया जा सके। तो अब बजट के हवाले से बात कर लेते हैं। ज़राए के मुताबिक तकरीबन 17,500 अरब से ज़ायद का है वो बजट पेश किया जाएगा, जिसमें जो FBR का जो रेवेन्यू टारगेट है वो 14,130 बिलियन प्लस माइनस ज़राए की रिपोर्ट्स हैं। इसके तहत जो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि जो FBR रेवेन्यू का जो टारगेट है वो तकरीबन 14,000 से ज़ायद जो है वो बिलियन रखा गया है। टोटल इनकम का जो तखमीना है वो 19,000 अरब से ज़ायद का रखा गया है। इसमें जो एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, सालाना तरक्याती प्रोग्राम है 4,224 अरब। इसमें जो वफाक
का पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट प्रोग्राम है, सरकारी शोबे का तरक्याती प्रोग्राम 1000 अरब जो है ईयर मार्क किए गए हैं उसके लिए। इसमें जो सूबों का जो हिस्सा है वो 2859 अरब जो है सूबों के लिए जो है वो प्रपोज है। थोड़ा सा मजीद अगर हम सरकारी तरक्याती प्रोग्राम के अंदर जो है वो ज़रा डाइन करें तो इसका जो सबसे बड़ा कंपोनेंट है, जो बड़े कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर पावर डिवीजन है 90 बिलियन के लिए रखा गया है, जिसके अंदर बलूचिस्तान के अंदर पोस्ट फ्लड रिकंस्ट्रक्शन के लिए 3 बिलियन है, दासू स्टेज 1 के लिए 10.97 बिलियन है। आबी वसाइल की तरक्की की बात की जाए तो 133.42 बिलियन जो है वो किए गए हैं, जिसमें दासू हाइड्रो पावर के स्टेज 1 के लिए 20 बिलियन। सही। हसन हमारे साथ लाइन पर रहिएगा। हमारे साथ इस वक्त ज़मीर अब्बास कराची से मौजूद हैं, उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। ज़मीर अब्बास, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? आप कराची से अक्सर तौर पे जो माशी सरगर्मियां हैं उनको भी मॉनिटर करते रहते हैं, स्टॉक मार्केट को मॉनिटर करते रहते हैं। इस बजट के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? जी बिल्कुल, जैसे कि कल इकोनॉमिक सर्वे पेश किया गया था, उसमें जो नंबर्स आए हैं वो काफ़ी खुशाइन है और यही रीज़न है पूरे साल हमने ये ट्रेडिंग देखी है, खास करके स्टॉक मार्केट से, क्योंकि हम हर रोज़ आए रोज़ उसकी रिपोर्टिंग करते रहे, उसमें इंक्रीज़ हुआ है। जब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मार्च में हुकूमत इक़्तिदार संभाला था, तब स्टॉक मार्केट तकरीबन 64,000 पर ट्रेड कर रही थी और विद इन ईयर हमने देखा कि उसने नए रिकॉर्ड्स बनाए और इस वक्त तकरीबन 1,22,000 भी उसने क्रॉस कर लिया है। तो तकरीबन 60% से ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ देखा गया है, जबकि 3,40,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर्स यहाँ पे रजिस्टर हुए हैं। ये सारी टेस्टमेंट है कि जो लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देख रहे हैं तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंटली अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ख़ास के जो हुकूमत की जो सारी अचीवमेंट है, तमाम जो इंडिकेटर्स है, इकनॉमिक इंडिकेटर्स, वो तमाम पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी शो कर रहे हैं। खास करके हमारी अगर आप एक्सपोर्ट्स को देखें उसमें इंक्रीज़ देखा जाए, हमारे रेमिटेंसेस स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं और इस दफ़ा यही एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि रिकॉर्ड रेमिटेंसेस होगा एट द एंड ऑफ दिस ईयर। इसके साथ साथ अगर हमारे जो ग्रोथ रेट देखें वो भी तकरीबन बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर में हम थोड़ा सा मेहनत करने की ज़रूरत है, तकरीबन 0.5% इंक्रीज़ उसमें देखा गया है, जबकि हमारी जो इंडस्ट्री है उसमें तकरीबन 4.7% इंक्रीज़ हुआ है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो तकरीबन 9.9 इंक्रीज़ हुआ है। ये काफ़ी खुशाइन नंबर है और यही नंबर्स ऐसे हैं जो कि तमाम इन्वेस्टर्स चाहे पाकिस्तान से बिलोंग करें या ओवरसीज से, वो तमाम काफ़ी कॉन्फिडेंटली पाकिस्तान में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और ख़ास करके स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं। और न सिर्फ ये बल्कि अगर हम देखें कि आलमी इदारे जो भी हैं, वो आलमी इदारे हों, मालियात इदारे या आलमी मालियाती जरीदे हों या फिर आलमी मालियाती रेटिंग एजेंसीज हों, उन सब ने पाकिस्तान की जो मौशी पॉलिसीज़ हैं उसको काफ़ी सराहा है और हमारी रेटिंग्स भी बेहतर की हैं। यही रीज़न है कि IMF ने हमें जो किस्त दे दी, डिस्पाइट के जब भारत हमारी इस किस्त हवाले से भी काफ़ी प्रेशराइज कर रहा था IMF को कि ना दिया है पाकिस्तान को, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को वो किस्त मिली। ना सिर्फ पाकिस्तान को किस्त मिली बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की स्टैंडिंग बेहतर हुई। तो ये तमाम ये फैक्टर्स हैं जो कि काफ़ी बूस्टिंग है, खासकर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एतमाद बढ़ाने के हवाले से। सही, आप हमारे साथ हैं। हसन, आपसे सवाल करना चाहूंगी, बताइएगा, ये तो अभी ज़मीर अब्बास ने बताया कि सरमाकारों का एतमाद जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है हुकूमत पर। ताजिर बहादरी हो, सरमाकार हो या आम आदमी हो, सबकी तवक्कुआत है इस बजट से, आप क्या नजरिया रखते हैं? जी बिल्कुल, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ कि कल वज़ीर ख़ज़ाना जो हैं वो भी इस चीज़ का जो है वो इंडिकेशन दे चुके हैं कि जो बजट का मकसद है वो, बल्कि उनके ये मैं अल्फाज दोहराता हूँ, उन्होंने कहा था कि माशी इस्तेहकाम जो है हमारी मंजिल नहीं है, हमारी मंजिल जो है वो पायदार और तवील मुद्दती जो है वो माशी इस्तेहकाम है। तो इसी से आपको जो है वो बजट की टोन जो है उसका अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो बजट है ये जो रवां माली साल यानी जो 24-25 माली साल की जो माशी कामयाबियाँ हैं उनको बिल्डअप करते हुए 25-26 के लिए ऑनवर्ड जो है वो मीशत को तैयार करेगा, ताकि मीशत की जो फाउंडेशन है, जो फुटिंग है, वो एक लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो है हमारी इकॉनमी को मिल सके। और इसीलिए जो है वो हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जो है जो हमारा PSDP है, एनुअल डेवलपमेंट प्लान है, उसके वॉल्यूम के अंदर तकरीबन 30% का जो है वो इजाफा किया गया है। और अगर इसमें थोड़ी सी मजीद अगर इस हवाले से हम बात करना चाहें तो रेलवेज है, मवासलात है, स्पेशल एरियाज़ हैं, उनके लिए GB के लिए 37 बिलियन है, स्पेशल एरियाज़ के लिए 2 बिलियन है। तो ये जो बड़ी बड़ी रकूम जो है वो मुख्तस और जो प्रपोज की गई हैं, इसका मकसद यही है कि जो एक ब्रॉडर जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तमाम शोबों को मिल सके और मसावियाना तरक्की जो है वो तमाम शोबों में यकीनी बनाई जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप बराह रास्त हमारे साथ मौजूद थे पार्लियामेंट हाउस से और बजट के हवाले से हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़मीर हमारे साथ हैं। ज़मीर, बताइएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी जहां तक हम देख रहे हैं कि बजट में दी जाएगी कुछ सेक्टर्स में, वहीं पर कुछ सख्त फैसले भी होंगे,
کون کون سے سیکٹرز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سخت فیصلے لیے جائیں گے حکومت کی جانب سے؟ جی زمین آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اوکے ناظرین، ہم آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس شام 5 بجے ہے، جبکہ سینٹ اجلاس 6 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوگا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالیاتی بل ایوان میں پیش کریں گے اور بجٹ پر بحث کا جو آغاز ہے وہ 13 جون سے ہوگا۔ معیشت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، مثبت سمت میں گامزن ہے لاہور سے رانا افتخار اس وقت ہمارے لائن پر موجود ہیں، ان کو اس گفتگو میں شامل کریں گے، ان سے اس حوالے کچھ مزید اپڈیٹس حاصل کریں گے۔ رانا افتخار بتائیے گا، بجٹ جو ہے وہ آج اس کا آغاز ہونا ہے، آج وہ پیش کیا جائے گا، 13 تاریخ کو اس کے اوپر باقاعدہ طور پر بحث کا آغاز ہوگا۔ کیا رپورٹس ہیں اس بجٹ کے حوالے سے؟ حکومت نے پچھلے 1 سال کے اندر اپنی ٹون جو ہے وہ سیٹ کی ہے، برآمدات کے اوپر زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے ہمارے جو معیشت کے حوالے سے جو رپورٹس ہیں وہ بھی مثبت ہمیں آ رہی ہیں، اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، اگر ہم اوورآل بات کریں تو جو پاکستان کی معیشت ہے اس وقت وہ ریکوری کی جانب گامزن ہے۔ اگر ہم 3-4 سال پہلے کی بات کریں تو مجموعی طور پر کرونا کے بعد جو حالات تھے انٹرنیشنل وہ اتنے ٹھیک نہیں تھے، جن کے اثرات پاکستان پر بھی دیکھے کہ کرونا کے بعد سے جو ہے تمام دنیا بھر کی جو اکانومی تھی وہ متاثر ہوئی، جس سے پاکستان پر بھی اثرات ہوئے۔ اس کے علاوہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ تھی اس نے بھی متاثر کیا، اور انرجی کا بحران ہے جس کی وجہ سے دنیا کے تمام ممالک متاثر ہوئے۔ جو انرجی کی قیمتیں بڑھی ان کے اثرات پاکستان پر پڑی، اور پاکستان میں بھی جو پیٹرول کی قیمتیں تھیں وہ تقریباً 300 سے اوپر چلی گئی، جس کے بعد حکومت اقدامات کیے۔ اگر ہم اوورآل بات کریں جب یہ حکومت آئی تو ملک میں بھی حالات اتنے سازگار نہیں تھے، جو سیاسی طور پر حالات تھے وہ اتنے ٹھیک نہیں تھے، جس کے بعد حکومت نے ایک مضبوط پالیسی بنائی۔ اور پچھلے 3 سال کا اگر جائزہ لیا جائے تو اس وقت جب یہ حکومت نے اقتدار سنبھالا تو اس وقت جو معاشی حالات تھے وہ اچھے نہیں تھے، اور جو جی ڈی پی وہ مائنس میں گئی۔ اس کے بعد جو اکنامک سرگرمیاں ان میں اضافہ ہوا۔ اگر ہم 2023 کی بات کریں تو اس وقت جو 0.2% تھا جی ڈی پی، جبکہ 2024 میں یہ 2.5 چلا گیا، اور یہ رواں سے 2025 میں 2.7 چلا گیا۔ اگر ہم انٹرنیشنل بات کریں تو عالمی سطح پر وہ جو جی ڈی پی ہے وہ کم ہوئی ہے، جبکہ پاکستان میں 2025 میں اس کی شرح میں اضافہ ہوا ہے۔ جو عالمی جی ڈی پی ہے 2.8% ہے، یہ پچھلے 2 سال میں 3.6 3.3 اور اس سال یہ 3.3% ہے، جبکہ جو پاکستان کی معیشت ہے وہ 0.2%، 2.5 اور 2.7% پہ پہنچ گئی ہے۔ جو اگر کسی بھی اکانومی کا جائزہ لیا جائے تو اس کے 3 مین شعبے ہوتے ہیں، جن میں ایگریکلچر ہے، سروسز ہے اور صنعت ہے۔ اگر ہم ایگریکلچر کی بات کریں تو اس سال اس میں تھوڑا سا جو ہے وہ ڈکلائن آیا ہے، وہ یہ پچھلے سال 6.4% تھا۔ اس سال پانی کی جو دستیابی ہے اس میں کمی کی وجہ سے بڑی فصلوں کی پیداوار کم ہوئی ہے، اور اس کی پیداوار 0.6% رہی ہے، جبکہ اگر ہم سروسز کی بات کریں تو یہ پچھلے سال 2.2% تھی اس کی شرح، اور اس سال یہ شاید 2.9% پر پہنچ گئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم انڈسٹری کی بات کریں تو یہ پچھلے سال 1.4% تھی، یہ منفی میں تھی، جبکہ اس سال 4.8% پر پہنچ گئی ہے۔ اگر ہم مجموعی طور پر جو پاکستان کی معیشت ہے اس کے حجم کی بات کریں تو یہ پچھلے سال 372 ارب ڈالر کی تھی، اس سال یہ 411 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے، اور اسی طرح جو فیکس آمدنی ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ پچھلے سال پاکستانیوں کی جو ایک بندہ ہے اس کی فیکس آمدنی 1662 تھی، اس سال 1824 ارب روپے تک پہنچ گئی، 1600
$24 तक पहुंच गई है। अगर हम फाइलर मुई तौर पर टैक्सों के हवाले से बात करें तो हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उनकी वजह से जो टैक्स वसूलियाँ हैं उनमें भी 26% इजाफा हुआ है, और जो टैक्स फाइल करने वाले हैं उनकी शरह में भी जो उनकी तादाद है वो 37 लाख तक पहुंच गई है। अगर हम साथ रहिएगा ज़मीर, आप बताइएगा कि आम आदमी के लिए क्या अहम फैसले इस बजट में मुतक़े हैं, जैसे कि आम आदमी के इस्तेमाल में है मोबाइल फोन्स, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जो है, गाड़ियां जो हैं वो आम आदमी के इस्तेमाल में, इन पर खास तौर पर कोई मज़ीद टैक्स लगाए जाने का इम्कान है? जी देखिए, IMF ने ये कहा है कि आपको टैक्स टू GDP जो है बढ़ाना है, और जब वफ़की वज़ीर यहाँ कराची आए थे और FPCCI के डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकात की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि हमें अपना टैक्स जो है वो बढ़ाना है, और हम आहिस्ता उसको बढ़ा रहे हैं। इसका जो नंबर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगले साल तक हमें उसको और इम्प्रूव करना है, क्योंकि हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो हमारी अर्निंग्स बहुत ज़्यादा है। तो उसको मिटिगेट करने के, उसको मैनेज करने के लिए IMF की कंडीशन है कि हमें अपने टैक्स को ब्रॉडन करना पड़ेगा। तो डेफिनेटली वो तमाम आइटम्स जो कि इम्पोर्टेड होते हैं या जो कि लग्जरी आइटम्स में आते हैं उस पर तो टैक्स जो है वो इंक्रीज किया जाएगा। जहाँ तक आम लोगों की बात है उनके लिए कंसर्न सबसे पहले तो सैलरीड क्लास के लिए होगा कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा रिलीफ मिल जाए, क्योंकि अब तक जो हम देख रहे हैं कि सैलरीड क्लास ही सबसे ज़्यादा टैक्स जो है वो पे कर रही है, और हमेशा टैक्स के लिए उनको ही ज़्यादा के डॉक्यूमेंटेड उनके सारे रिसोर्सेज होते हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। लेकिन इस दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद उनके ऊपर ये प्रेशर ईज हो जाए। और दूसरी तरफ देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो है टैक्स लगाया गया, उस पर भी काफ़ी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है, और वो हुकूमत की पूरी तवज्जो होगी इस पर, क्योंकि वफाकी और सूबाई हुकूमतें दोनों ऑन पेज हैं इस हवाले से कि इसके टैक्स दायरा कार को बढ़ाया जाए ताकि रेवेन्यू कलेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। जहाँ तक दीगर आइटम्स का आपने हवाला दिया, डेफिनेटली तमाम जो है लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे मुतासर होते हैं, और सब इस वक्त यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए, क्योंकि आप देखें एक साल पहले हमारी जो कंडीशंस थी, महंगाई की शरह बहुत ज़्यादा थी, तकरीबन 24% पे थी, लेकिन इस वक्त महंगाई की शरह 60 ईयर्स से भी कम सतह मौजूद है। हमारे अगर पिछले साल हम देखें तो हमारे जो इंटरेस्ट रेट था वो तकरीबन 22% पे रीच कर चुका था, लेकिन इस वक्त तो तकरीबन 11% पे हाफ आ चुका है। तो काफ़ी रिलीफ तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन मजीद एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन करने में कोई ऐसा टैक्स ना लगाया जाए जिससे ज़्यादातर लोग जो है अफेक्ट हो। लेकिन डेफिनेटली टैक्स इंक्रीज तो होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कम से कम इंक्रीज किया जाए, और ताकि जो आम पब्लिक है या आम लोग हैं वो कम से कम से इन्फ्लुएंस हो। हाँ, लेकिन जो अमीर हैं या जो तबका है उनके ऊपर टैक्स लगाया जाए ताकि उनसे ज़्यादा रिकवरी हो सके, क्योंकि उनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आम लोगों पर अगर ज़्यादा टैक्स लगाया तो उनकी जो है वो महंगाई के हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना होगा। आदमी पर ज़्यादा बोझ ना पड़े, ये फोकस रहेगा हुकूमत का। और इस बजट के हवाले से एक्सपेक्टेशन है कि आम आदमी को इसका निशाना नहीं बनाया जाएगा, उस पर जो टैक्स का बोझ है वो कम से कम रखा जाएगा, और वो तबका जो कि इसकी इस्तात रखता है कि जो ज़्यादा अर्न करता है उसको फोकस किया जाएगा, और इंडस्ट्री को फोकस किया जाएगा, और वो जो टैक्स नेट से बाहर है उनको टैक्स नेट के अंदर लाने की कोशिश की जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी बताएं, पेशावर से वफाकी बजट पर बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे अनवरुल्लाह खान इस वक्त पेशावर में मौजूद हैं, जहां से वो खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की उम्मीदें और आवाज़ हम तक पहुंचा रहे हैं। जी अनवरुल्लाह खान, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस बजट के हवाले से? अवाम के क्या तासुरात ख्यालात पाए जाते हैं? जी बिल्कुल, वफाकी बजट 2025-26 जो कि आज शाम 5 बजे कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ये बजट पेश करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम, सरकारी मुलाजिमीन, पेंशनर्स, ज़राअत, सनत और दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद जो है ये तवक्को कर रहे हैं कि इस बजट में उसको रिलीफ दिया जाएगा। इस तरह सरकारी मुलाजिमीन की अगर बात की जाए और सरकारी मुलाजिमीन और पेंशन की अगर बात की जाए तो सरकारी मुलाजिमीन और पेंशनर भी इजाफे की तवक्को कर रहे हैं, और इनकम टैक्स जो है उसमें कमी की तवक्को कर रहे हैं। जो कम उजरत वाले लोग हैं वो भी ये तवक्को कर रहे हैं कि उसकी उजरत में इजाफा किया जाएगा। इस तरह ज़राअत, सनत और दीगर शुबों से वाबस्ता लोग भी की नजरें भी वफाकी बजट पर है, और वो ये तवक्को कर रहे हैं कि उसको इस बजट में रिलीज किया जाएगा। इस तरह इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, दीगर शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी इस बजट में रिलीफ के तवक्को कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जो कल इक़्तिसादी जायज़ा रिपोर्ट पेश की थी, उसके बाद से खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ये तवक्को कर रहे हैं कि ये बजट 2025-26 जो है ये आवाम दोस्त साबित होगा। जी बहुत शुक्रिया अनवरुल्लाह खान आपका। नाज़रीन, मुल्तान सेंटर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं फरहान मिर्जा। फरहान, बताइएगा मुल्तान के अवाम के क्या तासुरात हैं? हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की तवज्जो इस वक्त जो मरकूज है वो आज आने वाले बजट पर है, क्या तवक्कुआत है?
वफाकी बजट 2025-2026 आज पेश किया जाएगा और आज जनूबी पंजाब भर की ताजर बिरादरी, किसान, सरकारी मुलाजमीन, तलबा तलबात और आम शहरी मुंतज़िर हैं इस वफाकी बजट के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कल कौमी इक़्तिसादी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की मौजूदा माशी जो सूरत हाल है उसको तसल्ली बख्श करार दिया और माशी इशारे जो हैं उनमें मुस्बत रुझान का अंदिया दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2024 की तरह 2025 में भी माशी बहाली का सफ़र जो है वो जारी रहेगा। मैं अगर मुल्क की मजमूई सूरत हाल GDP की अगर बात करूँ उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मतलब माशी तरक्की में इजाफा है। अगर बात करूँ टैक्सेस के हवाले से तो इस रबा साल 26% टैक्सेस जो हैं उनमें इजाफा रिकॉर्ड किया गया और फाइलर्स जो हैं उनकी तादाद दुगनी हो गई है। फाइलर्स दुगनी होने का मतलब ये है कि इसमें जो हुकूमत की तरफ से जो इकदाम उठाए गए थे, जिस तरह जायदाद की खरीद और फरोख्त के लिए आपका फाइलर होना जरूरी था, इस तरह के बहुत सारे ऐसे इकदाम थे जिसकी वजह से लोगों ने फाइलर्स बनने के ऊपर उसके राग़िब हुए और अब आप देख सकते हैं कि इस साल उनकी तादाद फाइलर्स की तादाद दुगनी हो गई है। इसी तरह अगर हम FBR की बात करें तो 25.9% इजाफे के साथ जो टैक्स वसूली जो है वो 10,234 अरब रुपए तक पहुंच गई है और ये एक बेहतरीन मजबूत इशारे हैं जो कि पाकिस्तान की मैशत में अहम किरदार अदा करेंगे। इसी तरह में अगर मैं बात करूं एग्रीकल्चर जो कि पाकिस्तान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, तो वज़ीर ख़जाना ने कहा कि पाकिस्तान की जो बड़ी फसलें जो थी वो रवा साल 13.5% खसारे में रही और जबकि जो लाइफ स्टॉक जो था उसमें हमें बेहतरी दिखाई दी। अब हुकूमत की तरफ से फूड स्टोरेज के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसका मकसद यही है कि किसानों की जो कीमती इमलाक जो है उनको महफूज रखा जा सके, इसमें मिडल मैन के किरदार को ख़त्म किया जाए और साथ ही जो काश्तकार जो हैं वो अपनी अजनास को बराह रास्त मंडी तक लेके जाएं और उससे नफ़ा हासिल कर सकें। यहाँ में अगर मौसमियाती तब्दीलियों की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान दुनिया के चंद 10 ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीलियों का शिकार हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि इस दफ़ा अरबों रुपए मुख्तस किए गए हैं इन मौसमियाती तब्दीलियों से नबरदाज़मा होने के लिए। इसके अलावा मैं अगर सरकारी मुलाजमीन के हवाले से अगर बात करूँ तो पेंशन इस्लाहात के तहत डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम जो है उसको लागू किया गया है। राइट साइजिंग की जाई है जिसमें 43 वजारतें और 400 मुहल्का जो है उसमें इदारे शामिल हैं। सनती तरक्की की मैं अगर बात करूँ तो इसमें 4.8% इजाफा हुआ है, जबकि गाड़ियों की जो इंडस्ट्री जो है उसमें भी 48% इजाफा देखने में आया है। इसी तरह अगर हम बात करें ज़र मुबादला की तो ज़र मुबादला में भी एक शानदार इजाफा देखने में आ रहा है, जिसकी ज़्यादा वजह जो है रोशन डिजिटल अकाउंट्स है, जिसकी वजह से एक बेहतरीन तरसीलात जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान को मसूल हुई हैं। यहाँ मैं आपको ये बताता चलूँ कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आज जो वफाकी बजट है उसकी तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं और जनूबी पंजाब भर से जो तजर बिरादरी जो है वो आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुख करेगी और जो वफाकी बजट जो पेश जाएगा उस तकरीर को बहरास्त सुनेंगे। जी बहुत शुक्रिया फरहान मिर्जा, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सूबा बलूचिस्तान के अवाम और ताजिर बरादरी को भी आज पेश होने वाले बजट से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस वक्त कोयटा में हमारे नुमाइंदे मीर सलाम जोगिज़ई के साथ सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कोयटा मोहम्मद अयूब मरियानी मौजूद हैं। बजट से मुतल्लिक उनकी राय जानते हैं। जी, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब की जानिब से वफाकी बजट 2025-26 पेश किया जा रहा है, जिससे न मुल्क बल्कि बलूचिस्तान के अवाम की भी बड़ी उम्मीद वाबस्ता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलूचिस्तान कोयटा के सदर मोहम्मद अयूब मरियानी, जिसकी मईशियात पे भी बड़ी नजर रहती है। इस हवाले से पूछते हैं सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स बलूचिस्तान कोयटा से कि आए उनके क्या असुरात है। इस वक्त जो बजट पेश होने जा रहा है, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें उन्होंने तो बड़े अच्छे इशारे दिए हैं और ख़ासकर जो आदाद शुमार दिए हैं, मुल्क इंशाल्लाह तरक्की की तरफ गामज़न हो रहा है और ख़ासकर जो बैंक रेट कम हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए पैकेजेस दिए जा रहे हैं, ड्यूटी टैक्सेस में जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है और ख़ासकर एक और अहम बात यह है कि रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो इस वक्त बदतरीज जो है वो IMF के कहने पे कम किया जा रहा है। उसमें दो बातें हैं, एक ये है कि हमारी लोकल इंडस्ट्री जो है वो मुकाबले के फ़ज़ा में आएगी और जब मुकाबला होता है तो उस वक्त कंज्यूमर को एक अच्छा माहौल भी मिलता है और उनको माल सस्ता भी मिलता है, जो आवाम के लिए एक बड़ी सहूलत होगी। और इंडस्ट्रीज़ के हवाले से बड़ी पैकेज है इंडस्ट्रीज़, क्योंकि दुनिया में मईशत जो है वो एक्सपोर्ट पे कायम होती है। हर मुल्क की
मईशत जो है वो अगर एक्सपोर्ट जितना ज़्यादा होगा, देखिए इसकी मिसाल ऐसी है, बांग्लादेश इस वक्त जो है वो उनकी एक्सपोर्ट जो है वो $50 बिलियन से तजावुज़ कर चुकी है। तो हमारी बलूचिस्तान के सरहदात के हवाले से जो हमारी एक्सपोर्ट है वो इस वक्त मुल्क के पूरे एक्सपोर्ट के 5% है। हमें उम्मीद है कि हमारा एक्सपोर्ट जो है वो 20% जो है वो मिल के इससे के बराबर हो जाएगा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि इकनॉमिक जोन, गवादर पोर्ट और जितने भी हमारे इलाके हैं उसके लिए जो खासकर रोड्स के हवाले से कराची कोयटा रोड के हवाले से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह बड़ा अच्छा उसमें PSDP होगा। और दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह पाक फौज ने और हुकूमत पाकिस्तान ने और अवाम ने मिल के जो जंग लड़ा है उसकी जो एक अच्छी तासुरात पूरी दुनिया में हमारी हिमायत बढ़ी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस वक्त हर मुल्क जो है वो हमारे साथ जो है कारोबार करना चाहता है, जिससे इंशाल्लाह हमारे ज़खायर जो हैं वो डॉलर्स के भी बढ़ेंगे और हम जो है वो आगे भी बढ़ेंगे। और साथ साथ जो है हमें अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बरादर इस्लामी ममालिक से खासकर सऊदी अरबिया, दुबई, कतर, ओमान और कुवैत जैसे अरब ममालिक जो हैं उन्होंने हमारे साथ जो मदद के लिए जो वादे किए हैं वो उसको पूरे करेंगे और जो डॉलर्स हैं वो दोबारा जो है वो कर्जे जो हैं वो दोबारा रिव्यू होंगे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद लगती है कि इंशाल्लाह ये बजट बड़ा अच्छा होगा। और इसके अलावा जो गाड़ियों पे भी इन्होंने 5 साल की जो रिलीफ दी है वो भी इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। और ड्यूटी टैक्सेस के मद में इंशाल्लाह जो FBR का जो टारगेट उन्होंने रखा है उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि वो पूरा होगा। शुक्रिया। बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का मुस्बत आगाज हुआ है। 100 इंडेक्स में 500 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ और मार्केट ने 1,22,000 पॉइंट्स की हद उबूर करी है। हमारे साथ मौजूद कराची से सुहेल जमाली। जी सुहेल जमाली, इस हवाले से आगे कीजिएगा। आज सुबह से ही पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत रुझान देखा गया और मार्केट ने 1,22,000 की नफसियाती हद उबूर की। मार्केट में 600 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा हुआ। जिन सौदों में तेजी देखी गई उनमें कमर्शियल बैंक है, फर्टिलाइजर है, इंजीनियरिंग है, फूड है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इंश्योरेंस बैंक और दूसरे शोबे शामिल हैं। माशी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि सियासी इस्तेहकाम, अमन की बेहतर सूरत हाल, कारोबार दोस्त पॉलिसियाँ, करंट अकाउंट का सरप्लस होना, बैरूनी एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तान की मुस्बत रेटिंग, SIFC के तहत बैरूनी सरमायाकारी में निजी शोबे की शराकत और दूसरे अवामिल ने सरमायाकारी में इजाफा किया है। स्टॉक मार्केट के तज्ज़ियाकारों का कहना है कि आने वाले बजट से सरमायाकारों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं, जिसके बायस मार्केट में तेज़ी देखी जा रही है। इसके अलावा ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, टैक्स और माशी निज़ाम इस्लाहात ने सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा किया है। जी सुहेल जमाली हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि पाकिस्तान हज मिशन अवार्ड पाने वाले 7 मिशन में पहले नंबर पर आया। मक्का मुकरमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने कहा कि सऊदी हुकूमत ने 88,300 सरकारी हुज्जाज समेत 1,15,000 से जायद पाकिस्तानियों की मेहमान नवाजी की। मुशायर में हुज्जाज की रिहाइश के लिए गैर मामूली सहूलियात फराहम की गईं। उन्होंने कहा कि हज 2026 की टाइमलाइन जारी करने का मकसद कम इस वक्त तैयारियों को यकीनी बनाना है। शॉर्ट हज स्कीम के तहत रजिस्ट्रेशन 17,000 से बढ़कर 21,000 हो गई है। मुशायर में हुज्जाज को D कैटेगरी फीस वसूल करके उन्हें B कैटेगरी सहूलियात फराहम की गई। इस साल पाकिस्तान भारत जंग की वजह से फ्लाइट शेड्यूल मुतासर हुआ, लेकिन वजारत मजहबी उमूर और पाकिस्तान हज मिशन ने PIA के ताउन से आजमीन की बर वक्त हजाज मुकद्दस आमद को यकीनी बनाया। 73% हुज्जाज को मुशायर ट्रेन के जरिए जबकि 27% को एयर कंडीशन बसों के जरिए मुशायर में सफर की सहूलत दी गई। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी कहते हैं ट्रेनों की आउटसोर्सिंग में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा।
77 साल की तारीख में पहली मर्तबा रेलवे को सबसे ज्यादा आमदन हुई है। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि 155 रेलवे स्टेशन को शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जा रहा है। अमले और बोगियों की कमी को भी दूर करने के लिए इकदाम जारी हैं। रेलवे स्टेशन पर सफाई की जिम्मेदारी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को सौंपी जा रही है। रेलवे कॉलोनी में भी सुथरा पंजाब नजर आएगा। हनीफ अब्बासी ने कहा कि भारतीय जारहीत का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। भारत ने पानी रोका तो ये एकदम ऐलान जंग तस्वुर होगा। और आज मोदी राज में मुस्लिम शनाख्त होना ही सबसे बड़ा जुर्म करार है। ये कुर्बा पर भारत भर में हिंदुत्वा गुंडों का राज उरूज पर है। हिंदुत्वा गुंडे मुसलमानों पर गांव रक्षा के नाम पर हमलावर हुए। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक हैदराबाद में ईद के रोज दूसरे दिन गांव रक्षकों ने जानवरों के वाकयात ले जाने वाली गाड़ियों को आग लगा दी। दी इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक मध्य प्रदेश में गाय ज़िबा करने के इल्जाम में 7 मुसलमान जबकि कर्नाटका में 4 मुसलमान गिरफ्तार किए गए। हिंदुत्व के दबाव पर कुर्बानी पर भी कतल लगा दी गई। दी हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक आसाम में 16 से ज्यादा मुसलमान गिरफ्तार किए गए। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुत्व दबाव पर पुलिस ने ओडिशा में 3 मुसलमान नौजवानों को गिरफ्तार किया, जबकि मथुरा में गाय का गोश्त मिलने पर 11 मुसलमान गिरफ्तार किए गए। कुर्बानी के हक में बोलने वाले कांग्रेस लीडर शाहजहान मियां के घर पर भी हमले के साथ साथ मुकदमे का इंदराज किया गया, जबकि मोदी सरकार खामोश तमाशाई बनी हुई है। जाली खबरों की वजह से भारतीय मीडिया की साख बैनुल-अक़वामी सतह पर शदीद मुतासिर। अरब टाइम्स ऑनलाइन के मुताबिक भारतीय मीडिया पर एतमाद का बहरान और सहाफती मयार गिरावट का शिकार है। भारत में कौम परस्ती के उरूज ने भारतीय मीडिया को झूठ और सनसनीखेजी की तरफ धकेल दिया। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय चैनल्स ने जाली फुटेज और वीडियो गेम से फौजी फतुहात की झूठी खबर नशर की। अरब टाइम्स ऑनलाइन का कहना है कि भारतीय मीडिया पर हुकूमती बयानी मुखालिफ आवाजों को दबाने का इल्जाम है। भारत में प्रेस फ्रीडम खतरे में और मीडिया के साथ आलमी सतह पर दबाव पर लग चुकी है। जाली खबरों ने भारतीय मीडिया की नाकामी को बेनकाब किया। भारतीय सहाफत सियासी एजेंडों की ताबे आजाद मीडिया का तस्वुर धुंधला गया। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रिसर्च डिपार्टमेंट के चेयरमैन प्रोफेसर एम.वी. राजीव गौड़ा ने मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। राजीव गौड़ा ने बीजेपी के 2024 के मंशूर में किए गए वादों के साथ साथ पहले के वादों और बयानात को भी ज़मीनदोज़ कर दिया। उन्होंने बीजेपी के मंशूर पर अपनी दस्तावेज एक और बार जुमला सरकार पर तनकीदी जायजा भी पेश किया। राजीव गौड़ा का कहना था कि 11 साल झूठे विकास के वादे मोदी के झूठों का पर्दाफाश करता है। मोदी हुकूमत का मकामी दिफाई पैदावार का दावा भी मुकम्मल नाकाम हो गया। भारत का अब भी 40% दिफाई आलात दरामद पर इन्हिसार है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत के मिशन मोड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रोजेक्ट के तहत 55 में से 23 मंसूबे ताखीर का शिकार हैं। और यह आपको आगाह करेंगे, भारतीय फौज के अग्निवीर आकाशदीप सिंह की ड्यूटी के दौरान हलाकत के बाद शहीद का दर्जा न देने पर खानदान ने राख बहाने से इनकार कर दिया है। 3 हफ्ते से राख घर में महफूज है और एहतजाज जारी है। वालिद बलविंदर सिंह का कहना है कि बेटे मुल्क के लिए जान दी, उसे शहीद तस्लीम किया जाए। खानदान का मौक़िफ़ है कि इंसाफ न मिला तो राख नहीं बहाएंगे। आकाशदीप का छोटा भाई जो खुद फौजी बनने का ख्वाहिशमंद था, भाई की मौत और हुकूमती रवैये से मायूस है। खानदान ने सिख एहलकारों से इम्तियाजी सलूक का इल्जाम भी आयद किया। सोशल मीडिया पर अग्निवीर स्कीम के खिलाफ शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। सार्फिन का कहना है कि सिर्फ 4 साल सर्विस मुकम्मल करने वालों को शहादत का दर्जा देना नाइंसाफी है। माहिरीन का कहना है कि अग्निवीर स्कीम इंसानी हकूक़ की पामाली है और नौजवानों की कुर्बानियां नजरअंदाज की जा रही हैं। और गजा में इस्राइली जारहीत का सिलसिला मुसलसल जारी है। ताज़ा सहूनी हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। रफ़ा के इमदादी मरकज़ के करीब इस्राइली फ़ौज की अंधाधुंध फायरिंग से 15 अफराद शहीद और 100 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। अलमवासी में इस्राइली ड्रोन हमले के नतीजे में 4 फ़लस्तीनी शहीद हुए। गजा शहर के मशरक़ी इलाके अल्तफ़ा में इस्राइली फ़ज़ाई हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इलाके में ज़ख्मियों को बचाते हुए तिब्बी अमले के 3 अरकान भी शहीद हुए। शुहदा की मजमूई तादाद 55,000 जा पहुंची है। गजा में इस्राइली फौज ने ज़मीनी कार्रवाई भी तेज कर दी है। इमदादी सामान की रसाई इंतहाई महदूद है। करेंगे दीगर अहम कौमी खबरों का। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने तहजीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन पर अपने पैगाम में कहा कि तहजीबों के दरमियान मौसर मुकालमा ही अमन, तरक्की और इंसानियत का रास्ता है। उन्होंने कहा कि एहतराम और बर्दाश्त का रवैया जंग और नफरत का बेहतरीन जवाब है, जबकि पाकिस्तान हमेशा मुकालमे, रवादारी और बाहमी एहतराम का हामी रहा है। वज़ीर आला ने कहा कि हमें इख्तलाफ को दुश्मनी नहीं समझना चाहिए, बल्कि मुकालमे के रूह को अपनाना होगा। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मजालिम का वाहिद हल बामानी डायलॉग है। आलमी बरादरी को फैसला करना होगा कि खूनरेज़ी जारी रखनी है या बातचीत से अमन का रास्ता इख्तियार करना है।
عید الاضحیٰ کے موقع پر حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع جہلم میں صفائی کا گرینڈ آپریشن کامیابی سے مکمل کیا گیا۔ زرعی انتظامیہ اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے ضلع بھر سے 3200 ٹن سے زائد لاشوں کو ٹھکانے لگانے کے بعد شہر کی عام شاہراہوں کو عرق گلاب سے دھونے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ جہلم سے دیکھیے نعیم اختر بھٹ کی رپورٹ۔ موقع پر ضلع انتظامیہ اور راولپنڈی ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے 1600 سے زائد اہلکاروں اور 600 سے زائد مشینری کے ساتھ 3 روزہ خصوصی صفائی مہم میں بھرپور حصہ لیا۔ شہر بھر میں علائشوں کو بروقت ٹھکانے لگانے، سڑکوں کی دھلائی اور فوری رسپانس جیسے اقدامات نے عوام کے دل جیت لیے۔ ہم نے ایک کال کی، انہیں اسی ٹائم بلدیہ کی ٹیم آئی ہے، علائشیں اٹھا کے لے گئی ہے۔ شہریوں نے ان مثالی انتظامات پر حکومت پنجاب، ضلع انتظامیہ اور صفائی کے عملے کو بھی بھرپور خراج تحسین پیش کیا۔ یہ چیز ایک نوٹس کی ہے کہ کافی صفائی کا خاص خیال رکھا گیا۔ صحت اور تندرستی دیوا مریم نواز جنہ ہے بہت بڑا کام کیتا ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے جی، میری زندگی کی پہلی بڑی عید ہے جس میں نے دیکھا ہے کہ اتنی صفائی ستھرائی کا خیال کیا گیا ہے۔ گورنمنٹ آف پنجاب اور بالخصوص جہلم کی انتظامیہ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس دفعہ سال 2025 کی عید قربان کے موقع پہ صفائی کے جو مثالی انتظامات کیے، ہمیں پورے شہر میں کہیں کسی جگہ پہ قربانی کے جانوروں کی کسی قسم کی کوئی علائشیں نظر نہیں آتی۔ انسانی صحت کے لیے بھی بہت اچھا اقدام ہے اور شہر کی صفائی کے لیے بھی۔ ستھرا پنجاب مہم کے تحت شہر سے تعفن اور بدبو کے خاتمے کے لیے اہم شہراہوں کو عرق گلاب سے دھونے کا عمل بھی شروع کر دیا گیا ہے، جس سے نہ صرف ماحول خوشبودار ہوگا بلکہ عوام کو ایک بہتر شہری سہولت فراہم کی گئی ہے۔ شہریوں نے حکومت پنجاب اور ضلع انتظامیہ کی اس محنت کو سراہتے ہوئے کہا، عید پر صاف ستھرا ماحول فراہم کر کے ایک بڑی خدمت ساری انجام دی ہے۔ نعیم اختر بٹی، PTV نیوز، جہلم۔ عید قربان گرینڈ صفائی آپریشن کے دوران ضلع ننکانہ صاحب میں 6430 ٹن علائشیں اور جانوروں کے باقیات کو ٹھکانے لگا گیا ہے۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے مسلسل 72 گھنٹے کام کرنے والے سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل اس رپورٹ میں ملاحظہ کیجیے۔ سینیٹری ورکرز کے اعزاز میں ہونے والی تقریب میں ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ، لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی اور ضلع انتظامیہ کے افسران، سول سوسائٹی کے نمائندوں اور شہریوں نے شرکت کی اور عید الاضحیٰ کے تینوں روز مسلسل 72 گھنٹے کام کر کے ضلع بھر میں مثالی صفائی کرنے پر سینیٹری ورکر کو خراج تحسین پیش کیا۔ ننکانہ صاحب شہر بھی، گاؤں بھی اور ہمارے تینوں جو تحصیل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ بھی صاف ستھرے آپ کو نظر آتے ہیں۔ یہ تمام کریڈٹ ہمارے سینیٹری ورکرز کو جاتا ہے۔ توقع یہ ہے کہ ہم آئندہ شہر کی صفائی کا خیال رکھیں گے۔ عید کے 3 دن جس طرح بہترین ہمارے ورکرز نے کام کیا، اتنی دھوپ اتنی گرمی کے اندر، تو میں اپنے ورکرز، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور میڈم مریم نواز کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہم یقین کیا اور ہم نے یہ بہترین قسم کی شہر کی صفائی کی ہے۔ تقریب کے دوران ضلع انتظامیہ کی طرف سے سینیٹری ورکرز کو مٹھائی اور کھانا بھی دیا گیا، جس پر انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور ڈپٹی کمشنر محمد تسلیم اختر راؤ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آئندہ مزید بہتر انداز میں کام کریں گے۔ سب سے زیادہ بڑا رول ہمارے ورکرز کا ہے جنہوں نے اتنی گرمی میں، تپتی دھوپ میں اپنی پرسنل لائف سب کچھ پیچھے رکھ کے صرف عوام کی خدمت کے لیے جو حاضر ہوئے اور دن رات انہوں نے محنت کی۔ ڈی سی صاحب نے اتنے بلا کے سارا شکریہ ادا کیا، جو کھانا شانا بھی سانوں ملیا کھادا ہے تے بڑی مہربانی، شکریہ انہاں دا۔ ساڈے افسر ساری رات دن ساڈے نال رہے نے، ڈی سی صاحب نے اج بلا کے سانوں اچھے طریقے نال ساڈا شکریہ ادا کیتا۔ انہاں دا اسی بھی بہت شکر گزار ہاں جنہاں نے سانوں عزت دیتی۔ ضلع انتظامیہ کی طرف سے بہترین کارکردگی پر تمام ورکرز کو نقد انعام دینے کا بھی اعلان کیا گیا۔ جاوید احمد معاویہ، PTV نیوز، ننکانہ صاحب۔ ستھرا پنجاب مہم ملکہ کوہسار مری اور کوٹلی ستیا میں کامیابی سے جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی و ستھرائی کے مثالی اقدامات نے عوام اور سیاحوں کے دل جیت لیے۔ یاسر وقت شاہ رپورٹ کریں گے۔ پنجاب بھر کی طرح ملکہ کوہسار مری کوٹلی ستیا میں ستھرا پنجاب مہم کامیابی سے جاری ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر صفائی ستھرائی کے شاندار انتظامات کیے گئے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے 125 ٹن سے زائد قربانی کی علائشیں محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگا دی گئی اور مضافاتی علاقوں میں صفائی کے مربوط اور مؤثر نظام کو عوام اور سیاحوں نے سراہا۔ کمشنر آغا ظہیر عباس شرازی کی کارکردگی پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ گورنمنٹ آف پنجاب کی ڈائریکشن ہے، جیسے صوبہ بھر میں ستھرا پنجاب ہے، اس کی ایکٹیویٹی یہاں جاری ہے۔ کوئی لگ بھگ دونوں تحصیلوں میں 200 کے قریب جو ہے وہ HR ہم نے ہائر کی ہے اور 7 ٹریکٹر ٹرالیز اس کے ساتھ پک اپ اور رکشاز جو ہیں وہ بھی ہم نے جو ہے اس کے لیے ہائر کیے ہیں۔
एक्टिविटी जारी है और अच्छा माहौल मुहैया करेंगे। सीएम का इनिशिएटिव है जो कि बहुत ही काबिल सताइश चीज़ है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस स्टेप को। सुथरा पंजाब की जो कैंपेन है ये बड़ी अच्छी है। हमने देखा है कि मरी के जो मुख्तलिफ मकामात हैं उनमें सफाई सुथराई का निज़ाम जो है वो बहुत बेहतर है। सुथरा सरसब्ज महफूज पंजाब अवामी तामन इंतजामिया की मेहनत से मुमकिन है। यासिर वकार शाह, पीटीवी न्यूज़, मरी। वेदर अपडेट में खुशामदीद, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लपेट रहेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक सूबे भर में एक हफ्ते तक गर्मी की शदीद लहर बरकरार रहने का इम्कान है। मज़ीद तफसील लाहौर से मुदस्सिर खान की इस रिपोर्ट में देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद गर्मी और हीट वेव से मामूलात जिंदगी मुतासर होने लगे। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 46 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गर्म हवाएं चलती रहीं। हवा में नमी का तनासुब बढ़ने से गर्मी की शिद्दत का एहसास बढ़ गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक सूबे भर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिससे दर्जा हरारत में मजीद इजाफा मुतवक्के है। तिब्बी माहिरीन ने हीट वेव के दौरान गैर जरूरी तौर पर घर से न निकलने, बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद को खुसूसी एहतियात करने की हिदायत की है। महकमा सेहत ने शहरियों को हिदायत की है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी और मशरूबात का इस्तेमाल करें। PDMA के मुताबिक शदीद गर्मी की लहर के पेश नजर तमाम मुतल्लिका इदारे अलर्ट हैं। सूबे के तमाम अस्पताल में हीट वेव काउंटर्स ऑपरेशनल हैं, जहां हीट वेव से मुतासरा मरीजों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी जा रही है। मुदस्सिर खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौजूदा शदीद गर्मी की लहर जुमेरात तक बरकरार रहेगी। आइंदा 24 घंटे के दौरान के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, जबकि मैदानी इलाकों में शदीद गर्म रहने का इम्कान है। तहम शाम और रात के औकात में गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहा। गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड किए गए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत डीजी खान, जैकबाबाद, नूरपुर थल 49, भक्कर सरगोदा सिटी, CB 48, भावलनगर, बन्नू, दादू, गुजरावाला, हाफिजाबाद, झंग, जेहलम, करोड़, लैया, कसूर, कोहाट, अदबू, मंडी बहाउद्दीन में 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।